Hello champions. Welcome back to my YouTube channel Body and Books PE Explain. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आज हम क्लास 12th और 11th के प्रैक्टिकल के विवा क्वेश्चंस, ग्राउंड एक्टिविटी, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, योगा में से आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से करना है, या फिर ग्राउंड में कौन-कौन सी किस तरह से आपको एक्टिविटीज करवाई जाती है, उन एक्टिविटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। या आपके वाइवा में कौन-कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आपकी बुक से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मुझे पता है तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा प्रैक्टिकल का, ठीक है, बट फिर तुम्हारा भाई यहाँ पर तुम लोगों को ये बताने की कोशिश करेगा कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो देख लो, आपका वाइवा अच्छा जाएगा इसके बाद, डोंट वरी। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि आपका साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है। इसमें क्या होता है, बेसिकली फिजिकल फिटनेस टेस्ट या फिर हम इनको मोटर फिटनेस टेस्ट भी कहते हैं। तो ये आपके दो टेस्ट है जो आपको परफॉर्म करने होते हैं ग्राउंड में। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट ही करवाया जाता है ग्राउंड में, ठीक है। उसके बाद आपको गेम जो आपने प्रैक्टिकल पे लिखी है उसके बारे में आपको पढ़ना है, एंड देन योगा के बारे में है, फिर रिकॉर्ड फाइल में आपके क्या क्या होना चाहिए। तो एक साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, प्रॉकपोर्ट नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रिक्वायर्ड है वो। उसके बाद हर एक डिजीज के लिए, लाइफस्टाइल डिजीज के लिए दो आसना आपके लिखे हुए होने चाहिए, उनके बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है, तो वो होने चाहिए आपकी बुक के ऊपर। और जो आपने गेम लिखी है वो एक सीक्वेंशियल पैटर्न में लिखी हो, आपने हिस्ट्री हो, मतलब अगर आगे पीछे भी लिखी है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसको ध्यान नहीं देने वाला है, ठीक है। बट आपने जो वाइवा में अपने आप को प्रेजेंट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फेज वन, सबसे पहले होता क्या है, जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो आपका प्रैक्टिकल ग्राउंड एक्टिविटी से ही शुरू किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ग्राउंड में वो बोलते हैं कि वार्म अप करना है, एक्सरसाइजेस करनी है आपने, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वार्म अप और लिम्बरिंग डाउन का बहुत बड़ा रोल रहता है बेसिकली। तो वार्म अप क्या होता है, तो वार्म अप के लिए सबसे पहले आपको लाइंस के बारे में नहीं बताया गया होता है स्कूल्स में, ठीक है, तो वो आपको बता रहा हूँ मैं। तो आपको फॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि लाइंस कितनी तरह की लाइंस होती है, कहाँ खड़े होना है, कैसे खड़े होना है, ठीक है। तो स्क्वाड फॉर्मेशन, या फिर जिसको हम जैसे तीन लाइंस में खड़े करते हैं बच्चे, ठीक है, उसको फाइल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, उसको ट्रिपल लाइन फॉर्मेशन भी कहा जाता है। सिंगल लाइन क्या होती है, डबल लाइन क्या होती है, सिंगल लाइन क्या होती है, एक सिंपल लाइन में हम माइनस लाइन में खड़े कर देते हैं बच्चे, ठीक है। डबल लाइन क्या होती है, डबल दो लाइंस में हम खड़े कर देते हैं बच्चों को। तो ट्रिपल लाइन को क्या होता है कि तीन लाइंस में हम खड़े करते हैं। या फिर फाइल फॉर्मेशन क्या होती है कि तीन बच्चे एक लाइन में आगे आगे, तीन उनके पीछे आगे, मतलब एक के पीछे दूसरा आता है, वो फाइल फॉर्मेशन आती है, ठीक है। फिर ये यूज करते हैं हम जब हमें रनिंग करवानी होती है, जॉगिंग करवानी होती है, उस टाइम पे हम इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। सिंगल का नहीं होता है, ट्रिपल लाइन या फिर फाइल फॉर्मेशन का हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद कोई पूछेगा आपसे अगर कि हाँ, ये जो सबसे पहले क्या करा आपने, आप बोलोगे रनिंग करी, उन्होंने बोलना कि कैसे रनिंग करी, कौन सी लाइन थी, किस तरह की थी। अगर कोई अच्छा डिफिकल्ट पूछेगा तो ये चीजें पूछी जाएंगी आपसे। उसके बाद पूछेंगे कि जैसे आपने जॉगिंग कर ली, फिर सेमी सर्कल फॉर्मेशन में आप वार्म अप करते हैं। वार्म अप आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका जनरल वार्म अप, एक आपका स्पेसिफिक वार्म अप। वार्म अप का पर्पस क्या है, गोल क्या है, आपके बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करना। उसके बाद जनरल वार्म अप में क्या आता है कि लाइट कार्डियो, लाइक जॉगिंग, रनिंग, मतलब ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं हम जो कि आपकी पूरी बॉडी टेम्परेचर को इनहेंस करने की कोशिश करते हैं, या मतलब इंक्रीज करते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे कार्डियो, लाइक जब आप रनिंग करते हैं तो आपका जो बेली फैट होता है वो बर्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के एक्सरसाइजेस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप में क्या होता है कि आप डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें आप करते हैं मिमिकिंग द वर्कआउट, जो आप काम करने वाले हैं। ये इधर आपका स्पेलिंग गलत है, इधर आपका एक्चुअल जो वर्ड है दैट इज द मिमिकिंग, ठीक है। तो ये आप करेक्ट कर लेना इसको। तो क्या है कि मिमिकिंग द वर्कआउट टू प्रिपेयर योर जॉइंट्स, कि आपके जॉइंट्स, जो जॉइंट्स आप यूज करने वाले हैं उन जॉइंट्स को आप क्या करते हैं, रेडी करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी एक्टिविटी के लिए सुटेबल वर्कआउट हो जाए। तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वार्म अप, ठीक है। फिर आता है कूल डाउन। कूल डाउन क्यों जरूरी है, क्या पर्पस है इसका, क्या गोल है, लोअर हार्ट रेट एंड रिड्यूस सोरनेस। जो मसल्स में सोरनेस होती है, जो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है, जब लैक्टिक एसिड आप वर्ड यूज करोगे तो टीचर को ये पता होगा कि बच्चे को पता है, बट हाँ, उसी से रिलेटेड आगे और क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि लैक्टिक एसिड होता क्या है, अगर अकमुलेशन होती है तो हम कैसे बच सकते हैं उसके अकमुलेशन से। तो वो अडेप्टेशन की वजह से होता है, जब हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं तो फिर उसकी अकमुलेशन जो है बड़ी कम होती है या ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से हमें वो फील नहीं होता है। तो मतलब उसको हम कहते हैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड, ठीक है।
उसके बाद आती है एक्टिविटीज। तो किस तरह की एक्टिविटीज होती है आपकी कूल डाउन में? लाइट एक्टिविटीज होती है और स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है। लाइट एक्टिविटीज मतलब हल्की सी हम एक्सरसाइजेस करते हैं, या कोई ऐसा आसना जैसे पवन मुक्त आसना है, और रिलैक्सेशन आसना है आपका, रिलैक्सेटिव आसना है। फिर हम स्ट्रेचिंग तो करते हैं बट स्टैटिक, एक ही जगह पे रख के स्ट्रेचिंग करते हैं। बट वार्म अप में क्या था, हम जंपिंग के साथ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, रनिंग के साथ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो ये आपका फर्क है, ये फेज वन आपका कवर होता है यहाँ पर। अगर आपको ग्राउंड में एक्सरसाइजेस के दौरान क्वेश्चनिंग पूछी जाती है तो इस तरह से होगा। नेक्स्ट आता है फेज टू, तो आपका आता है मोटर फिटनेस टेस्ट या साइन खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाँ जी साइन क्या है? तो दैट इज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो और क्या बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है? मतलब अगर पूछेंगे इसके बारे में, है क्या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ना है। कब बनी थी? 1984 में बनी थी। फिर उसके बाद अब कोई पूछता है, उन्हें बोलना है कि साइन आपका, साइन 1984 में बना था या फिर साइन खेलो इंडिया जो है फिटनेस टेस्ट जो है वो आपका 1984 में बना था? तो नहीं, साई आपका 1984 में बना था, बट जो आपका टेस्ट लॉन्च हुआ था ये वाला साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, ये आपका 2018 में बना था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था या एस्टेब्लिश किया गया था। और किसके अंडर ये लॉन्च करा गया था? जब खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो उसके इंस्टेंट बाद ये जो है प्रोग्राम शुरू किया गया था, या ये टेस्ट जो है शुरू किया गया था। और उस टाइम पे जो हमारे मिनिस्टर थे, क्वेश्चन आता है कि दैट इज द कॉलोनल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो थे हमारे मिनिस्टर थे। एंड नेक्स्ट इज एज कैटेगरी की बात करते हैं। ये टेस्ट जो है आपका कौन कौन सी एज कैटेगरी वाले बच्चों को करवाया जा सकता है? दैट इज 9 to 18 ईयर्स ऑफ एज। जो कि इसके लिए क्या क्या टेस्ट आइटम्स है या टेस्ट बैटरी जिसको हम कहते हैं उसकी बात करते हैं। ये जो टेस्ट बैटरीज है, इनका मेन फोकस है बच्चे की फिजिकल कंपोनेंट, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, इनको इनहेंस करना। जैसे बीएमआई, तो बीएमआई से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले तो बॉडी मास इंडेक्स के लिए बीएमआई स्टैंड करता है, जो कि आपकी बॉडी कंपोजिशंस को इवेल्युएट करता है, कि आपकी बॉडी के बारे में बताता है कि आपकी जो फिटनेस है, दैट मींस आपने शेल्डन्स क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में आपको इंडिकेट करता है कि आप फिट हैं कि नहीं है। वो आपको बताता है ये, ठीक है? तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। इसके बाद है आपका 50 मीटर स्प्रिंट, या जिसको हम डैश कहते हैं। तो इसका क्या पर्पस है? स्पीड और एक्सेलरेशन को ये इंप्रूव करता है। इतना याद रखना है, इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं याद रखने की जरूरत, ठीक है? उसके बाद जैसे हाँ एक चीज पूछ सकते हैं इसमें कि हाँ 50 मीटर स्प्रिंट में अलग अलग लाइंस लगाई होंगी, तो उसके लिए पूछ सकते हैं कि लाइन और लेन में क्या फर्क है, लाइन की विड्थ क्या है, लेन के बीच में कितना डिफरेंट डिस्टेंस रहता है, ठीक है? तो वो बता सकते हैं आप। तो जो आपकी लेन होती है वो 1.22 मीटर होती है, ठीक है? अ, सकते हैं कि लेन और लाइन में क्या फर्क है, ठीक है? तो लाइन जैसे मान लो कि ये आपकी लेन्स है, यहाँ से आप रनिंग शुरू कर रहे हैं इधर से, ठीक है? लेट अस सपोज, तो ये दोनों के बीच में, दो लाइंस के बीच का जो गैप है, इसको हम क्या कहते हैं? लेन कहते हैं, ठीक है? बट ये सिंगल लाइन है, ये आपकी लाइन है, ये देखोगे आप तो ये लाइन है आपकी, ठीक है? तो एक लाइन की जो विड्थ रहती है वो कितनी है? लाइन की विड्थ रहती है आपकी 5 सेंटीमीटर। बट अगर दो लाइंस के बीच का, अगर हम देखते हैं, जिसके बीच में प्लेयर भागेगा, यहाँ से प्लेयर भाग रहा है इस साइड, ठीक है? तो इसके बीच का जो गैप रहेगा यहाँ से इधर तक, वो रहता है आपका ट्रैक में 1.22 मीटर। तो पूछने को एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है? तो आपने जो भी चीज बोल रहे हो, जितना पता है आपने एग्जैक्ट बोलना है, उसको अप टू द मार्क बोलना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका नेक्स्ट है 600 मीटर रन वॉक, या जो कि क्या करता है आपका? मेजर्स कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। अब जब कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस आएगा तो उन्होंने पूछना है ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को इंप्रूव कर रही है, ठीक है? तो उसके लिए आप लास्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे, तो वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? मैं अगर यहाँ पर बताने लगूंगा तो ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं यहीं पे आपको ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे आपके कुछ उसके लिए थी, आपकी क्या थी, सर्किट ट्रेनिंग थी, ठीक है? तो सर्किट ट्रेनिंग जो थी वो क्या कर रही थी? आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को इंप्रूव कर रही थी। फिर आपकी फार्टलेक ट्रेनिंग थी, वो इंप्रूव करती है इसको, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं उन चीजों के बारे में यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है? तो इसके बॉक्स के बारे में आपको पूछ सकते हैं, यूज्ड टू मेजर लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्यों यूज करते हैं, पर्पस क्या है? लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं। जैसे मान लो ये बॉक्स है, ठीक है? आपने क्या करना है, ठीक है? इधर आपने पैर लगाने होते हैं, इधर इधर पैर लगाने हैं, यहाँ पे तुम्हारी टांगे ऐसे करके, ये शूज है तुम्हारे, ये वाले शूज हैं, ठीक है? तो इसके बाद हाथ रखते हो तुम कहाँ पे? हाथ ऐसे ऐसे आगे की तरफ लेके जाते हो, ठीक है? तो इसके ऊपर ये क्या होता है कि यहाँ पर जीरो लगा होता है, जीरो,
0, और इधर पॉजिटिव काउंटिंग होती है 1 2 3 4 ऐसे करके, और इधर नेगेटिव 1 2 3 ऐसे करके काउंटिंग होती है आपकी। जितने दूर आप हाथ लेके जाओगे इस साइड, तो उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर हम बॉक्स बाहर निकालेंगे ग्राउंड में, तो आपको ये चीज पूछेंगे वो, तो आपको करके बतानी पड़ेगी। अगर आपके पास सिट एंड रीच बॉक्स नहीं है तो उस केस में आपसे ये चीजें नहीं पूछी जा सकती। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्शियल कर्ल अप, जो कि एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट। उसके बाद पुशअप्स है, जो कि बॉयज के लिए है, और मॉडिफाइड पुशअप्स है जो हम गर्ल्स के लिए कंडक्ट करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गर्ल्स की जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली जो बॉयज होते हैं उनके, इसलिए गर्ल्स के लिए जो है मॉडिफाइड पुशअप्स का यूज किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट फोकसिंग ऑन फंडामेंटल मूवमेंट्स, स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। अब अगर मैं बात करूं कि जो 5 to 8 इयर्स बच्चे होते हैं उनके लिए ये टेस्ट किस पर्पस या किस बेसिक के ऊपर जो है कंडक्ट किया जाता है, तो उनका पर्पस रहता है कि मूवमेंट जो स्किल्स होते हैं, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स लाइक कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के ऊपर ज्यादा फोकस होता है कि बच्चों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम ज्यादा प्रेफर करें, और वहां पर उनका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है उसको हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं वहां पर। ठीक है, उसके बाद है आपका बॉडी मास इंडेक्स। तो इसमें क्या है, ये बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं हम, तो ये करता क्या है, आपका जो कंपोजिशन होती है उसको असेस करता है। ये इसकी फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स है, बट ये कंपोजिशन को असेस करता है। ठीक है, तो अब इसको तरीका क्या है, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, दैट इज द वेट इन केजी, वेट इन किलोग्राम्स अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है आपका जनरली, कि वेट रहता है आपका इन केजी अपॉन हाइट जो रहती है आपकी स्क्वायर में रहती है, बट मीटर्स में रहती है हाइट। ये याद रखना कि मीटर्स में हाइट लिखनी है आपने। तो फिर जो आपके पास वैल्यू आएगी आप उसके बेसिस के ऊपर जज करते हैं कि इंसान जो है मोटा है पतला है, दैट मींस एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। हाँ, अगर कोई पूछता है तो इसके अल्टरनेट में कोई टेस्ट है क्या बीएमआई के, तो आप बोलना सिंपल कि इसके अल्टरनेट में वेस्ट हिप रेशो आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपका तरीका है उसको निकालने का भी क्या तरीका रहता है, दैट इज अ, इसको निकालने का तरीका है आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस अपॉन हिप सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये तरीका है, ये ज्यादा प्रिसाइज है किसी की फिटनेस को जज करने के लिए, कि इंसान की फिटनेस, उसकी बॉडी शेप जो है मेंटेन्ड है कि नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए आपके बीएमआई के कंपैरेटिवली जो वेस्ट हिप रेशो वाला फॉर्मूला है ज्यादा प्रिसाइज है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, जो कि क्या करता है, एजिलिटी और स्टैटिक बैलेंस को चेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद प्लेट टैपिंग टेस्ट है, कोऑर्डिनेशन के लिए, मेजरली कोऑर्डिनेशन के लिए ये, और स्पीड ऑफ द लिम्ब मूवमेंट, कि आपके लिम्स कितने जल्दी जो है मूव कर रहे हैं उस चीज के लिए ये। एंड देन आपका हम मूव करेंगे योगा के ऊपर। ठीक है, तो योगा में से आपको क्या पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ आसना। सबसे पहले वो पूछेंगे योगा क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो इट्स अबाउट 5000 years ago। ठीक है, तो बट अगर कोई पूछेंगे योगा की डेफिनेशन क्या है, तो आपने डेफिनेशन योगा की एक्सप्लेन करनी है कि योगा का मतलब क्या होता है। ठीक है, किस वर्ड से बना है, वो सारी चीजें जो बेसिक आपने पढ़ी हुई है। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं वो टाइप्स ऑफ आसना, आसना क्या होते हैं, सबसे पहले पूछेंगे आसना क्या होते हैं। तो कोई भी ये नहीं बोल देना कि हाँ योगा कोई आसना कहते हैं, नहीं। आसना इज अ थर्ड एलिमेंट ऑफ योगा, तीसरा एलिमेंट है ये। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी, स्लो स्ट्रेचिंग, स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें 3 तरह के आपके आते हैं। सबसे पहले इसी के साथ एक और चीज याद रखना, कि जो तुमने बेनिफिट्स पढ़ने हैं, ठीक है, सारा योगा पढ़ो नहीं पढ़ो, बट जो तुमने आसनास लिखे हैं ना उनके बेनिफिट्स पढ़ लेना। उसका प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, प्रोसेस पूछा नहीं जाएगा, प्रोसेस आपको करके करके बताना है। तो वो बेनिफिट्स आपको वर्बली बोलने पड़ेंगे वहां पर। ठीक है, तो आसनास आपको परफॉर्म करने हैं वहां पर। और टाइप्स की बात करूं तो पहली टाइप है आपकी कल्चरल आसना, जो बॉडी फिटनेस के लिए यूज किए जाते हैं। फिर आते हैं आपके मेडिटेटिव आसना। ठीक है, तो ये जो मेडिटेशन के दौरान यूज करते हैं, लाइक पद्मासन हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका रिलैक्सेटिव आसना, जैसे शव आसन हो गया, पवन मुक्त आसना हो गया, जिन आसनास के थ्रू थ्रू हम क्या करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कुछ कंसेप्ट, जैसे वो पूछ सकते हैं कि प्राणायाम क्या होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं सिस्टमेटिक एंड रिदमिक कंट्रोल ऑन योर ब्रेथ। ठीक है, फिर क्रियास क्या होती हैं, शत क्रियास क्यों कहते हैं हम उनको, या शत कर्मास क्यों कहते हैं, तो उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं, और होती क्या है, ये क्या करती है, उसके बारे में बता सकते हैं आप। फिर अष्टांग क्या होता है, अष्टांग या फिर 8 लिम्स क्यों कहते हैं, तो वो आप बता सकते हैं, या अष्टांग क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, दैट इज ड्यू टू द 8 लिम्स, 8 को हिंदी में अष्ट कहते हैं बेसिकली, तो इसलिए इसको अष्ट अंग कहते हैं। 8 अंग, किसके अंग की बात हो रही है, योगा के अंगों की बात हो रही है। ठीक है, तो जिसको हम क्या कह रहे हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा।
और क्या करता है ये, ठीक है। बट इसमें क्या है कि प्रोसेस है अष्टांग में, तो वो याद रखना है आपने क्या प्रोसेस था। वो जो आपके सीक्वेंशियल पैटर्न था, यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार एंड देन धारणा ध्यान समाधि, वो सारे प्रोसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद आपका आता है एक और चीज है, इसमें एक और वर्ड आता है आपका हठ योगा। हठ योगा HATH, ठीक है। तो ये HATHA हठा योगा, ठीक है। ये हठा योगा भी कहते हैं कुछ लोग, अपना अपना तरीका प्रोनाउंस करने का, तो आप याद रखना इसके बारे में भी थोड़ा सा सर्च कर लेना, पूछ सकते हैं वैसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अनुलोम विलोम एंड कपालभाति। और जब भी देखते हो बुक पे तो ये आपके आसनास में लिखा होता है, आसनास लाइक कि उन्होंने बोला है कि हाँ ये चीजें जो है क्योर कर रही है, डिजीजेस को क्योर कर रही है, तो उसमें ये लिखा होता है, बट ये आसना नहीं है, याद रखना। अनुलोम विलोम एंड कपालभाति आर नॉट अ आसन, ये आसनाज नहीं है आपके, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना आप, मत वहां पर पूछे कि अनुलोम विलोम आसना है तो तुम वहां पे गर्दन हिला रहे हो, जी सर अनुलोम विलोम और कपालभाति आसना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आता है IOA, जो कि आपका फोर्थ फेज है। रिकॉग्नाइज्ड गेम जो भी आपने लिखी होगी, आपने खो खो लिखी है, आपने कबड्डी लिखी है, आपने वॉलीबॉल लिखी है, या फिर आपने बास्केटबॉल लिखी है, वट, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि IOA क्या है, ठीक है। तो आपने बताना है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हम IOA के नाम से जानते हैं, जो कि कब बनाई गई थी, 1927 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी, सर दोराबजी टाटा जी ने इस एसोसिएशन को बनाया था, ठीक है। उसके बाद इसमें पढ़ना क्या है आपने, और अगर इसके ही रिलेटेबल क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो पूछ सकते हैं IOC क्या है, ठीक है। तो IOC कब बनी थी, किसने बनाई थी, ठीक है। तो वो आप बता सकते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में उसमें यो सॉरी ओलंपिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद है आप जो गेम आप करोगे, गेम करोगे मतलब वो वाली गेम नहीं करनी है, ठीक है। जो गेम आपने लिखी हुई होगी उस गेम की बात कर रहा हूं मैं, उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि गेम कहाँ से शुरू हुई है, मतलब किसने शुरू करी थी, कब शुरू हुई थी उसके बारे में। फिर आपको रूल्स सारे पता होने चाहिए उसके, मेजरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए ग्राउंड की, ठीक है। और एक और चीज, फाइल पे कोई भी बच्चा जो है जो ग्राउंड मार्किंग करी होगी तुमने, ठीक है, वो कोई फोटो बेस्ड मत करना मेजरमेंट्स की स्पेशली, बाकी तो चलो इलस्ट्रेशंस लगाए हैं दैट्स फाइन, बट मेजरमेंट्स की फोटो मत पेस्ट करना। मेजरमेंट्स जो है आपको ग्राउंड खुद मार्क करना है प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर। फिर आपने पढ़नी है स्पेसिफिकेशन इक्विपमेंट्स की, जैसे बैडमिंटन लिखा है तो बैडमिंटन की शटल के कितने पार्ट होते हैं, उसमें फेदर्स कितने हैं, ठीक है, रैकेट के कितने पार्ट होते हैं, या फिर अगर किसी ने वॉलीबॉल लिखी है तो नेट के मैशेस कितने हैं, इस तरह की मैशेस का साइज क्या है, हाइट कितनी है पोल्स की, वो सारी चीजें आपने पढ़नी है। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल में आपको ऑफ साइड के लिए पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑफ साइड क्या होता है, इस तरह की टर्म्स आपको सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद अवार्ड्स, जो गेम है आपकी उसमें कौन कौन से अवार्ड होते हैं, या रिसेंट अवार्ड किस प्लेयर को मिला हुआ है। नेशनल प्लेयर का नाम रखना है याद आपने कि नेशनल इस प्लेयर सॉरी इस गेम में ये नेशनल प्लेयर्स है और ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ठीक है। या फिर आप आपकी स्टेट में से आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा फेमस प्लेयर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसी में नेम्स ऑफ द टूर्नामेंट, कौन कौन सी टूर्नामेंट होती है उस गेम की, जो गेम आपने लिखी हुई है, ठीक है। तो उस गेम के बारे में आपने याद रखना है। और एक और चीज ध्यान रखना है कि जो करंट इवेंट चल रहे हैं, ठीक है, मान लो अभी ये चीज हो रही है, आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो अभी कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, कौन कौन सी गेम्स इस टाइम चल रही है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है, पूछ सकते हैं। एंड देन आपका आता है बुक का फेज, जो है फेज नंबर 5, जिसमें क्या क्या आएगा आपका, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑल चैप्टर नेम्स, जैसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा है उसके नाम क्या है, सेकंड चैप्टर क्या है उसका नाम क्या है, थर्ड क्या है उसका नाम क्या है। तो सीक्वेंस आपको फर्स्ट टू 10 चैप्टर सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है यार, हाँ जी 10 चैप्टर के नाम बता दो, ठीक है। तो जब आपको आएंगे नहीं चैप्टर तो उन्होंने बोलना देखो बच्चा कितना पढ़ने वाला है जिसको 10 चैप्टर के नाम ही नहीं आते हैं। उसके बाद है फिक्सचर्स। फिक्सचर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, सीडिंग के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, सीड्स कितने होते हैं आपके, ठीक है। तो उसके बाद जैसे सीड्स को हम देते हैं, सीड्स कितनी टीम्स को देते हैं और क्यों देते हैं। सीड जैसे लास्ट ईयर की जो सेमीफाइनलिस्ट होती है या फिर पोजीशन टीम्स होती है, हम एक भी दे सकते हैं, जो टॉप विनर टीम है उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम दो भी दे सकते हैं, जो विनर और रनर अप है, ठीक है। उसके बाद हम तीन भी दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन वालों को, ठीक है। फिर हम चार भी दे सकते हैं, और चार क्यों देते हैं हम, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है चारों सेमीफाइनलिस्ट टीम्स होती हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम इसमें, आठ भी दे सकते हैं, बट आठ हम देते नहीं है, ठीक है। मतलब आपने चार तक ही बोलना है, ठीक है, कि चार मैक्सिमम जो है चार सीड्स हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, फिर टाइप्स ऑफ सीडिंग, सिंपल सीड होता है स्पेशल सीड होता है, दोनों में क्या फर्क है उसके बारे में आपने बताना है। फिर नंबर या पैटर्न ऑफ गिविंग बाइज, कितनी बाइज क्या पैटर्न रहता है बाइज को देने का, वही आपको पता होना चाहिए। फिर फॉर्मूलाज,
ठीक है, कि फिक्सचर को अगर ड्रॉ करना है, कौन सा फिक्सचर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आसनास विच हेल्प टू क्योर डिफॉर्मिटीज। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आप डिफॉर्मिटीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई काइफोसिस है, काइफोसिस को कौन सा आसना क्योर करेगा, क्योंकि वो योगा से रिलेटेबल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद कोई और डिजीज या कोई और चीज पूछ सकते हैं, कोई और एक्टिविटी भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, एक बेसिक क्वेश्चन है ऐसे रैंडमली कि हाँ भाई इस चैप्टर में क्या है, CWSN में, सर ये है, हाँ जी बताओ डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में क्या फर्क है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद अगर मैं कैलोरी की बात करूं कि एक मतलब एक दिन में हमें कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये आपका मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके बारे में समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक है ये। ठीक है, बट हाँ एक और चीज आपने देखनी है, यहाँ पर स्पेशल फोकस रहता है हमारा 7 चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो कि डिटरमाइन करते हैं हमें कि हाँ हमारी जो फिटनेस है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी स्पीड है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। फिर 10th चैप्टर है। 10 चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपके कंपोनेंट्स है स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो कंपोनेंट्स किस मेथड के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे डेवलप होंगे, क्या पैटर्न रहेगा, कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए। ठीक है, या फिर ट्रेनिंग पीरियड कितना लंबा चलता है, प्रेपरेटरी फेज क्या होता है, कॉम्पिटेटिव फेज क्या होता है, ट्रांजिशनल फेज क्या होता है, उस चीज के बारे में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग शेड्यूल्स के बारे में आपको पूछ सकते हैं, या फिर जो आपके ट्रेनिंग पीरियड्स रहते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर जो मेथड्स रहते हैं उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। बेसिक है ये। ठीक है, क्लियर है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन। अगर आपके डाउट क्लियर हो गए, जस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।